बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उबैदुल्लाह नासिर है और तीसरी वीडियो के साथ मैं आज आपके सामने हाज़िर हूँ। दूसरी वीडियो में हमने देखा था कि अकाउंटिंग की हिस्ट्री क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, और उसमें हमने ये देखा था कि ल्यूकस पेसुली जो फादर ऑफ अकाउंटिंग और बुक कीपिंग है वो कहाँ पैदा हुए, उनकी थोड़ी बायोग्राफी हमने देखी थी। अब तीसरी वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग के रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वो कैसे फॉर्म हुए, उसको किसने फॉर्म किया और वो क्या है। इस सामने जो आपके सामने स्लाइड है, इसमें आप देख सकते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाई आर फॉर्म्ड, इनको क्यों बनाया गया, इनकी क्या ज़रूरत पेश आई। हु फॉर्म्ड, इस इन प्रिंसिपल्स को किसने फॉर्म किया, किसने बनाया, और ये प्रिंसिपल्स है क्या इन नेचर में। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि कोई भी काम, कोई भी बुक, कोई भी चीज़ हम मेंटेन करना चाह रहे होते हैं तो उसके कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो डिफाइंड होते हैं। उन रूल्स और रेगुलेशन को अगर हम फॉलो करेंगे तो वो उस काम का क्रेडिट हमें मिलता है, अदरवाइज़ हमें वो क्रेडिट नहीं मिलता। जैसा कि हमारे पास ऑब्स्टेकल रेस होती है, उस ऑब्स्टेकल रेस में अगर कोई रनर जो है वो ऑब्स्टेकल को जंप नहीं करता तो उसको हम गेम में इन नहीं समझते, मींस के वो उसने वो जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया। तो हम अब देखने जा रहे हैं कि ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं इनको क्यों बनाया गया। इनको इसलिए बनाया गया कि ताकि हमें जो नताइज हैं वो मुस्बत मिलें और हमारे जो नताइज जो हम चाह रहे हैं और पूरी दुनिया में एक तरह के नताइज हमारे पास आए। ये ना हो कि अमेरिका में कुछ और तरह की हमारे पास बैलेंस शीट आए और पाकिस्तान में किसी और तरह की आए बैलेंस शीट, उसका फॉर्मेट डिफरेंट हो जाए। और उससे फिर जिस तरह हम जानते हैं कि अब ये जो दुनिया है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो इसलिए ये ज़रूरत पेश आई कि ऐसे कुछ सेट और प्री डिफाइंड प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिसको तमाम दुनिया फॉलो करे और उसके जो नताइज हैं, उसकी जो बुक्स के जो नताइज हैं वो सब के लिए एक्सेप्टेबल हो। क्योंकि अब ये दुनिया में हर जगह इन्वेस्टर्स बैठे हैं। अमेरिका के इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है, पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर है वो किसी और मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर इनके प्रिंसिपल्स में कोई डिस्क्रिपेंसी होगा, कोई बुक्स डिफरेंट फॉर्म कोई बनाएगा, किसी अपने तरीके से वो बुक्स मेंटेन कर रहा होगा, तो जो अमेरिकन जो है वो इन्वेस्टर वो उस पर रिलाई नहीं करेगा। तो इसीलिए ज़रूरत इस बात की पेश आई कि हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए जिसको फॉलो करके हम जो है उसको आगे लेके चल सकें। और आगे इसकी जो मेन रीज़न है कि इसकी डेड नीड जो है वो कब पेश आई वो हम देखने जा रहे हैं। दूसरी स्लाइड हमारे सामने है। हु फॉर्म्ड एंड वाई वर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश्ड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को किसने बनाया और ये क्यों बनाए गए। इसमें देखें, फॉलोइंग द स्टॉक मार्केट क्रैश ऑफ 1929 एंड द ensuing ग्रेट डिप्रेशन, द US गवर्नमेंट sought ways to regulate the practices of publicity, थोड़ी regulate the practices of publicly traded companies and other major market participants। जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि necessity is the mother of invention। जब 1929 में अमेरिका में मार्केट जो स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, जो लीड कर गई, जो हमें ले गई ग्रेट डिप्रेशन की तरफ, तब हमें ज़रूरत महसूस हुई US गवर्नमेंट को कि कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जो पब्लिक कंपनी, पब्लिक ट्रेडेड जो कंपनीज़ है उनको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि उस वक्त जो थे कोई प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे, इस वजह से मार्केट क्रैश कर गई, डिप्रेशन आ गया, इकॉनमी तबाह हो गई। तो जब ये ज़रूरत महसूस हुई तो तब इन्होंने सोचा कुछ हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसे कोई रूल्स बनाने चाहिए जिनको सब फॉलो करें। आगे देखते हैं, हमारे पास अथॉरिटी टू सेट स्टैंडर्ड ऑन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वाज ग्रांटेड टू द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन। जो अथॉरिटी है इन स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है। द
Security and Exchange Commission decided to delegate this responsibility to the private sector auditing community. And in 1939, the American Institute of Accountants, precursor to the American Institute of Certified Public Accountants, ECPA जिसको हम कहते हैं, क्रिएटेड द कमेटी ऑन अकाउंटिंग प्रोसीजर। जब उनके सामने ये ग्रेट डिप्रेशन आया, स्टॉक मार्केट जो है वो, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रैश कर गई, तो उनको ज़रूरत महसूस हुई कि हमें कुछ रूल्स बनाने चाहिए। वो रूल्स बनाने के लिए उन्होंने पहले तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को कहा, जो बाद में उसने एक्पा बनाया, और फिर उसने क्या किया, क्रिएटेड द कमेटी ऑन अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। अकाउंटिंग प्रोसीजर्स के लिए एक कमेटी बना दी जिसके ये ज़िम्मे था कि उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं जो सब के लिए जनरली एक्सेप्टेड हो। आगे देखते हैं हम कैप, कमेटी ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर वाज रिप्लेस्ड बाय द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोर्ड APB 20 years later। मतलब उसका नाम जो है वो तब्दील कर दिया, कैप से उसका नाम रख दिया गया APB। The APB began issuing opinions about major accounting topics to be adopted by businesses, accountants, which could then be imposed on publicly traded companies by the Security and Exchange Commission in 1973. The APB gave way to the Financial Accounting Standards Board। अब 1973 में एक नया इदारा उन्होंने एक रास्ता दिखाया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड बना दिया जाए। तो ये इसकी स्टोरी है कि क्यों इसकी अर्जेंट ज़रूरत पड़ी। जब मार्केट स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई, जो लीड कर गई ग्रेट डिप्रेशन को 1929 के, तो तब ज़रूरत महसूस हुई अमेरिका में कि कुछ सेट्स रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो डिफ़ाइन करके तमाम पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज़ को वो अडॉप्ट करने पे मजबूर करना चाहिए, ताकि जो रिज़ल्ट्स हैं वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के पास जो हैं वो सब के यकसा हों, डिफरेंट ना हो। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जा रहे हैं आगे। The FASB Financial Accounting Standard Board has been the major policy making body on acceptable accounting practices ever since। अब तक जो है FASB वो पॉलिसी मेकिंग, मेजर पॉलिसी मेकर है, और अब तक उसी को ही माना जा रहा है। अदर गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस इन्फ्लुएंस FASB decisions, but the FASB is responsible for issuing opinions and rendering judgments। बाकी जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इदारे हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं FASB पे कि ये मसले आ रहे हैं, वो मसले आ रहे हैं, लेकिन फाइनली जो जजमेंट है वो जो उसका बोर्ड है FASB वो ही डिसाइड करता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। द कोलेक्टिव डिसीजंस पास्ड डाउन फ्रॉम द APB एंड FASB फॉर्म गैप। इनका जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड और फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, ये मिल के जिन डिसीजंस को लेते हैं वो फाइनली बन जाते हैं GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। वो गैप बन जाता है, वो एक स्टैंडर्ड बन जाता है जिसको सब ने पूरी दुनिया में फॉलो करना होता है। नेक्स्ट देखें, हमारे पास है the American Institute of Certified Public Accountants ECPA, the Security Exchange Commission and the Governmental Accounting Standards Board are the core organizations that influence GAAP in addition to the FASB। मीन्स के FASB के अलावा भी कुछ इदारे हैं जो गैप पे असरअंदाज होते हैं, जो रिकमेंडेशंस देते हैं। In 1984, the FASB created the Emerging Issues Task Force EITF to deal with new and unique accounting that will most likely become standard in the future, such as accounting for the technology sector। मीन्स के
1984 में FASB ने एक नया जो है वो टास्क फोर्स बनाई जो जो कह लें कि इमर्जिंग इश्यूज़ हैं उन पे FASB को रिकमेंडेशन दे, जैसे कि अकाउंटिंग फॉर द टेक्नोलॉजी सेक्टर। आगे तीसरे नंबर पे हम देख रहे हैं, हमारे पास है GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिप्रेजेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड गाइडलाइंस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्टिंग कैलकुलेशंस। जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो ज़ाहिर करते हैं मकासद या और गाइडलाइंस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्टिंग कैलकुलेशंस। मींस के जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट है या दूसरी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनको बनाने के लिए आपने उसका फॉर्मेट कौन सा रखना है, किस चीज़ को कहाँ रखना है, उसका जो कैटेगरीज़ है वो डिफ़ाइन करता है गैप, और उसके जो कैलकुलेशंस आपने किस तरह करनी है वो भी गैप ही डिसाइड करता है। देयर आर 3 मेजर सेट्स ऑफ रूल्स कवर्ड इन गैप। अब गैप ने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहला हिस्सा क्या है, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, दूसरा हिस्सा है एंड गाइडलाइंस, दूसरा हिस्सा है डिटेल्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ द FASB एंड APB एंड जनरली एक्सेप्टेड इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। गैप ने आगे उस जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उसको 3 हिस्सों में, 3 कैटेगरीज में तकसीम कर दिया है। अब हम जा रहे हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे, जो हमारा मेजर फोकस है, जिनको लेकर, जिनको पढ़ के, जिनको अंडरस्टैंड करके हमने आगे अकाउंटिंग एंट्रीज़ करनी है, जो कि हमारे पूरा जो अकाउंटिंग बुक्स हैं उस पर बेस करती हैं। उसमें सबसे पहला जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ रेगुलरिटी। द अकाउंटेंट हैज़ एडहेयर्ड टू गैप रूल्स एंड रेगुलेशन एज ए स्टैंडर्ड। अब जो अकाउंटेंट हैं उनको बिलीव करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा गैप के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक ही उन्होंने अपना सारा काम करना है। जैसा कि दोस्तों हम जाते हैं किसी जगह तो उसको एक सैंपल दिखाते हैं और कहते हैं कि मुझे इस तरह की चीज़ बना के दें, और वो जो बनाने वाला है उस स्टैंडर्ड को, उस सैंपल को अपने सामने रखता है और ठीक उस तरह एक चीज़ बनाता है। इसी तरह जो गैप है, इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ये एज ए स्टैंडर्ड है, एक सैंपल है, उनको हमने फॉलो करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ रेगुलरिटी हमें यही बताता है कि अकाउंटेंट ने इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। दूसरा हमारे पास जो गैप है वो है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। अकाउंटेंट्स कमिट टू अप्लाइंग द सेम स्टैंडर्ड्स थ्रू आउट द रिपोर्टिंग प्रोसेस टू प्रिवेंट एरर्स और डिस्क्रिपेंसीज। जो अकाउंटेंट्स हैं उनको थ्रू आउट जो है रिपोर्टिंग प्रोसेस में सेम जो प्रिंसिपल्स है वो अडॉप्ट करने पड़ेंगे। अकाउंटेंट्स commit to applying the same standard throughout the reporting process to prevent error and discrepancies। अगर अकाउंटेंट्स ने एक जगह एक प्रिंसिपल यूज़ किया और दूसरी जगह उसको चेंज कर दिया तो फिर उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं, वो मुतासर हो सकती हैं। अकाउंटेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू फुली डिस्क्लोज एंड एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड एनी चेंज। जो अकाउंटेंट्स हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है और उनसे ये उम्मीद लगाई जाती है कि वो हर चीज़ को फुली डिस्क्लोज़ करेंगे, सामने खोल के रख देंगे और एक्सप्लेन करेंगे द रीज़न्स बिहाइंड एनी चेंज। अगर आपने कोई तब्दीली की है किसी प्रिंसिपल में, किसी भी चीज़ में, वो फुट नोट देकर उसको एक्सप्लेन करते हैं अकाउंटेंट्स। और अपडेट स्टैंडर्ड्स इन द फुट नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मीन्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपने उसको लिखना है अगर आपने कोई स्टैंडर्ड या कोई भी उसमें चेंज की है। अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। आगे है हमारे पास तीसरा, फुल डिस्क्लोजर। द अकाउंटेंट स्ट्राइव्स टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट एंड इम्पार्शियल डिपिक्शन ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल
सिचुएशन जो अकाउंटेंट्स हैं उनसे उम्मीद लगाई जाती है कि वो मुहैया करेंगे हमें एक गैर जानिबदाराना कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में एक ओवरव्यू हमें देंगे, फुल डिस्क्लोज करेंगे, किसी भी चीज़ को वो सीक्रेट में या छुपाएंगे नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। दी प्रोसीजर्स यूज्ड इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शुड बी कंसिस्टेंट। आपने कोई प्रोसीजर आपने यूज़ किया है अकाउंटिंग में तो उसको कंसिस्टेंस होना चाहिए। इट मीन्स वंस अ बिजनेस हैज़ चूजन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग मेथड टू वैल्यू अ नॉन करंट एसेट, इट शुड देन अप्लाई इट अदर सिमिलर एसेट। मतलब ये है कि आपने अगर एक नॉन करंट एसेट के लिए एक तरीक़ाकार अडॉप्ट किया है, उसी तरह के नॉन करंट एसेट के लिए भी वही तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप नया कोई रूल बना लें। एंड कंटिन्यू टू यूज़ द सेम मेथड इन फ्यूचर अकाउंटिंग ईयर, मीन्स के फ्यूचर अकाउंटिंग ईयर्स में भी आपने सेम तरीक़ाकार फॉलो करना है, आप उसको तब्दील नहीं करेंगे। ये हमें कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल बताता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस अक्लमंदी, emphasizing fact-based financial data representation that is not clouded by speculation। अब जो ये प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस है ये हमें कहता है कि आपने फैक्ट बेस्ड फाइनेंशियल डाटा पे रिलाई करना है, किसी किस्म की स्पेकुलेशन, किसी किस्म के अंदाजे पे नहीं रहना। खुद से सोच के या किसी एवं ही किसी बात के बारे में सोच के आपने कुछ भी डिसाइड नहीं करना। अगर आपने कुछ डिफ़ाइन किया है तो उसके पीछे आपने उसके फैक्ट्स की बुनियादों पर, और वो फैक्ट्स बेस करेंगे आपके न्यूमेरिक फिगर्स पे। नेक्स्ट हमारे पास है जी मैचिंग प्रिंसिपल। द मैचिंग प्रिंसिपल इंस्ट्रक्ट्स दैट एन एक्सपेंस शुड बी रिपोर्टेड इन द सेम पीरियड in which the corresponding revenue is earned and is associated with the accrual accounting। ये जो मैचिंग प्रिंसिपल है ये बड़ा बुनियादी और समझने वाला प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि जो एक्सपेंस है वो शुड बी रिपोर्टेड इन द सेम पीरियड। अब कोई एक्सपेंस आपने किया है उसको आपने उसी पीरियड में, उसी दौरानिए में उसको रिपोर्ट करना है जिस दौरानिए में वो एक्सपेंस करते हुए आपने रेवेन्यू जनरेट किया है। लाइक आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस किया है, कोई चीज़ आपने बनाई है, मैन्युफैक्चर की है। जब वो आप मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसके पीछे आप कुछ एक्सपेंसेस भी करेंगे, उसका मटेरियल ख़रीदेंगे। तो वो जो आपने मटेरियल ख़रीदा है उसको आपने वो जो सेल्स होगी उसके सामने रख के ट्रीट करना है। मीन्स के उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो उसके रेवेन्यू के सामने आएंगे ताकि एक हमारे पास इम्पार्शियल किस्म का व्यू आ सके कि आया कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। बाय रिकग्नाइजिंग कॉस्ट इन द पीरियड दे आर इनकर्ड, अ बिजनेस कैन सी हाउ मच मनी वाज स्पेंट टू जनरेट रेवेन्यू। ये बहुत अहम बात है कि इससे हमें ये पता चलता है कि आपने जो रेवेन्यू जनरेट किया है, जो आपको सेल्स से आपको जो इनकम हुई है उसके पीछे आपने एक्सपेंस कितना किया है। अगर आप उस एक्सपेंस को सेम रेवेन्यू के सामने नहीं लिखेंगे, ट्रीट नहीं करेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इस पर ख़र्चा कैसे किया है, कितना किया है। रिड्यूसिंग नॉइज़ फ्रॉम टाइमिंग मिसमैच बिटवीन व्हेन कॉस्ट आर इनकर्ड एंड व्हेन रेवेन्यू इज़ रियलाइज्ड। ये मिस मैचिंग हो जाएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कि पोजीशन क्या है, हमने कितना खर्चा किया है। आपको जो डिसीजन मेकिंग है उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट समझा रहे हैं अपने गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द अजम्पशन दैट बिजनेस विल कंटिन्यू ट्रेडिंग फॉर मैनी ईयर्स टू कम and that the owners have no intention to close it down। गोइंग कंसर्न बेसिकली कंसेप्ट ये बताता है कि आपने ये सोच के कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी डिसीजन लेना है कि जो बिज़नेस है इसकी जो लाइफ है अनलिमिटेड है
और इसका जो ऑनर है उसका ये कोई इंटेंशन नहीं है कि वो उसको माजी मुस्तकबिल करीब में इसको बंद करने जा रहा है, क्योंकि अगर आपका ये इंटेंशन बन जाए तो फिर आपकी जो डिसीजन मेकिंग है अकाउंटिंग बुक्स के हवाले से वो मुतासर होती हैं। दिस मीन्स दैट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस कैन बी वैल्यूड एट देयर कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसका मतलब ये है कि आप एसेट्स को वैल्यूड करेंगे जब उसके जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको माइनस करके। उसके बाद हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिसिटी। ये बहुत कम लोगों ने सुना होगा। एंट्रीज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एप्रोप्रिएट पीरियड्स ऑफ टाइम। ये मैचिंग कंसेप्ट्स या मैचिंग जो प्रिंसिपल है उससे मिलता जुलता है कि एंट्रीज जो है शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एप्रोप्रिएट पीरियड्स ऑफ टाइम, कि जो एंट्रीज़ हैं उनको उसके मुनासिब जो टाइम है जो दौरानी है उसमें आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू शुड बी रिपोर्टेड इन इट्स रेलिवेंट अकाउंटिंग पीरियड। जब रेवेन्यू जिस दौरान वो हमें हुआ है उस दौरानिए के अंदर ही हमने उसको लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी मटेरियलिटी कंसेप्ट। The principle of materiality applies when the value of an item is relatively low or insignificant and is not worth the time, cost or effort of recording separately. मीन्स के हम आम तौर पे बिज़नेस के अंदर छोटे छोटे यूनिट, बटन है, नलकी है, इस तरह की चीज़ें परचेज़ करते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ये हमें बताता है कि जब आप छोटी छोटी चीज़ें आप परचेज़ करें जिनकी कास्ट इनसिग्निफिकेंट हो, उसको अलग से एसेट शो करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको छोटे एक्सपेंसेस में चार्ज करके ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद है रियलाइजेशन कंसेप्ट या प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज एट द टाइम व्हेन गुड्स आर सोल्ड। ये बहुत अहम प्रिंसिपल है। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं इस प्रिंसिपल में इसको समझने में गलती करते हैं। जो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज एट द टाइम व्हेन गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड। आपने तब रेवेन्यू कंसीडर करना है जब आपने चीज़ें जो है वो शिप कर दी हैं, बेच दी हैं या सर्विसेज दे दी हैं। अगर आपका किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ है, जस्ट महज अभी एग्रीमेंट हुआ है, अभी आपने उसको सर्विसेज या चीज़ें जो हैं वो नहीं भिजवाई, तो आप उसको रेवेन्यू कंसीडर नहीं करेंगे। सेल इज़ कंसीडर्ड टू बी मेड एट द पॉइंट व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासिस द बायर। मीन्स के सेल्स उस वक्त कंसीडर की जाएंगी जब उन चीज़ों की जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो मलकियत है, वो आप बायर को दे देंगे। एंड ही बिकम्स लीगली लाइएबल टू पे। जब उसके पास चीज़ें पहुंच जाएगी तो वो कानूनी तौर पे पाबंद होगा कि वो उसकी जो पेमेंट है वो आपको करे। तो ये रियलाइजेशन प्रिंसिपल बहुत अहम है, इसको डीपली समझने की ज़रूरत है हमें। जी दोस्तों, तो हमारा जो आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट हो गई। इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए हैं। ये आप वीडियो देखें और इसको सुने अच्छी तरह। इसमें से कोई आपको लगता है कोई चीज़ मज़ीद डिस्कस करने वाली है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन पे क्लिक करें। और दूसरा, अपनी कीमती जो आरा है, अपनी राय के बारे में हमें ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी ला सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।